पीपीटी दिखी आज आप लोगों को? यस सर, दिख गई। सर वेरी गुड। तो वाद लाने से प्रवृत्त रहना, फॉरबिडेंस टू सू क्या होता है इस बीच को हम समझेंगे। वाद लाने से प्रवृत्त रहना सदैव ही पर्याप्त प्रतिफल माना जाता है। हाँ, ये तो बात सही है। अरे भाई, ये तो बात सही है ना कि वाद लाने से प्रवृत्त लाना, यदि वाद लाया जाता है तो वाद कब लाया जाता है? वाद तो तभी लाया जाएगा जब वो लीगल इन्फोर्सेबल होगा। वो लीगली इन्फोर्सेबल होगा तो ही वो वाद जो है मतलब, यानी लीगल इन्फोर्सेबल होगा तो वो विधिमान्य जो है क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। और ऐसी स्थिति में उसमें प्रतिफल तो रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में प्रतिफल रहेगा सर। इसीलिए तो वो विधिमान्य प्रतिफल के कहलाएगा, इसीलिए तो वो विधिमान्य संविदा या कॉन्ट्रैक्ट, लीगल इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक, तो अब यहां बात निकल करके आती है कि हमने ये पहले देखा था कि कंसिडरेशन मस्ट बी द सम वैल्यू, कंसिडरेशन मस्ट बी द सम वैल्यू। फिर हमने देखा था वैल्यूटी नीड बी अप्योर्ड। फिर हमने इंग्लिश अथॉरिटी को भी देखी थी, एविडेंस इम्पोजिशन को भी देखा था। तो फेवरेंस सूट क्या है? तो फेवरेंस टू सू हैज ऑलवेज बीन रिगार्ड्स एज अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन। इट इज indeed a kind of sentence which is so very clearly recognized as a good consideration in the definition itself. वाद लाने से प्रवृत्त रहना, वाद लाने से प्रवृत्त रहना, फेवरेंस टू सू ऑलवेज हैज बीन रिगार्ड्स टू द वैल्यूएबल कंसिडरेशन। बिल्कुल प्रतिफल माना गया है, पर्याप्त प्रतिफल माना गया है। वाद लाने से प्रवृत्त रहना पर्याप्त प्रतिफल माना गया है क्योंकि वह लीगल इन्फोर्सेबल होता है। तो इज इंडीड अ काइंड ऑफ सबस्टिटेंस। तो वाद लाने से प्रवृत्त रहने से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है कि जो प्लेंटिफ है, जो वादी है, वादी को प्रतिवादी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध दावा दायर करने का अधिकार है, परंतु प्रतिवादी के वचन के आधार हैं पर ऐसा नहीं करता। तो पटना उच्च न्यायालय ने एक वाद में कुछ कहा था, बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है कि ऐसा कौन सी बात आ जाती है कि वादी को प्रतिवादी, वादी को प्रतिवादी, मैं हो गया वादी। वादी कौन होता है? वादी जो केस दायर करता है, जो सूट फाइल करता है, वो वादी होता है। यानी वादी को ही हम अपने शब्दों में समझे तो प्रताड़ित व्यक्ति। तो जो प्रताड़ित होता है वही तो न्यायालय के पास जाता है गुहार लगाने के, हे न्यायालय महोदय श्रीमान मेरी विनती को स्वीकार कर लीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। तो वो वादी हो गया। प्रतिवादी वो होता है जिसके विपरीत में लगाया जाता है। तो वादी को प्रतिवादी, वादी को प्रतिवादी, या तीन चीजें बात आ रही है यहां पे, वादी एक पक्ष, प्रतिवादी एक पक्ष, या अन्य किसी व्यक्ति, अन्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध दावा दायर करने का अधिकार है। वादी को प्रतिवादी या अन्य किसी व्यक्ति, यानी वादी जो है प्रतिवादी पर भी दावा दायर कर सकता है और अन्य किसी विरुद्ध के विरुद्ध भी दावा दायर करने का उसके पास अधिकार होता है। परंतु प्रतिवादी के वचन के आधार पर, अभी आप लोग नहीं समझेंगे, अभी जब केस स्टडी करेंगे तो समझ जाएंगे। बट क्या होता है कि परंतु प्रतिवादी के वचन के आधार है। कौन से आधार है कि वह ऐसा नहीं करता? किन परिस्थितियों में? तो इन परिस्थितियों में पटना उच्च न्यायालय ने एक बात कही कि एक पत्नी ने अपने पति से एक्सपेंस प्राप्त करने के लिए मुकदमे की तैयारी कर चुकी थी। बड़ा समझ में नहीं दिक्कत हो रहा होगा कि ये क्या बात हो गई कि एक्सपेंस मतलब खर्चा यार, खर्चे के लिए एक पत्नी जो अपने पति से खर्चा प्राप्त करने के लिए मुकदमे की तैयारी कर चुकी थी, उसने पति से यह वचन पाकर कि वह उसे हर महीने खर्चा देगा, मुकदमा नहीं करेगा, मुकदमा नहीं किया। चलिए अपनी भाषा में समझते हैं। एक पत्नी थी, उसका पति उसको खर्चा नहीं दे रहा था। तो संविधान में यह नियम है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे मेरे ख्याल से, या मैंने कभी क्लास में अपने बताया भी होगा, जो पुराने हैं, जो 7-8 महीने 10 महीने जुड़े हैं, वो अच्छे जानते हैं। तो भारत में ऐसा नियम है
और जगह पे नहीं है, लेकिन भारत में ऐसा नियम है कि एक पत्नी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो एक पुरुष को उठानी होती है। वो तो आजकल भला है महिलाओं का कि जा करके दो पैसे का जो है वो दो पैसा बाहर से कमा के लेके आ रही हैं, लेकिन ये नियम है कि अगर पत्नी न भी कमाए तो उसके भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी जो है पति महोदया की होती है। तो एक पति अपने पति को खर्चा नहीं दे रहा था, तो पत्नी ने उसके खिलाफ मुकदमा करने का उसने तैयारी किया, लेकिन उसने मुकदमा नहीं किया क्योंकि उसके पति ने यह कह दिया कि ठीक है मैं तुम्हें हर महीने खर्चा दूंगा। जैसे मान लीजिए कि मैं हूं और एक लड़की है जिसका नाम है जी, गर्ल है, जी है नाम उसका। तो जी से मेरी शादी हुई और जी को मैंने कुछ दिन तक खर्चा दिया, उसके बाद मैंने खर्चा देना बंद कर दिया। तो जी कही कि अब मैं न्यायालय में जा रही हूं, कोर्ट में जा रही हूं सूट फाइल करने की तुम मेरा खर्चा नहीं चला रहे हो। तो मैंने कहा अरे अरे सुनो 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 सुनो, काहे न्यायालय जा रही हो, सुनो ना, मैं तुम्हें हर महीने खर्चा दूंगा ना। ऐसा सुनकर के पत्नी ने भरोसा कर लिया और उसने मुकदमा नहीं किया। तो यह वचन उचित प्रतिफल के लिए है, क्योंकि पत्नी द्वारा मुकदमा ना चलाना पति द्वारा दिए गए वचन के लिए प्रतिफल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक पत्नी को उसका पति खर्च नहीं दे रहा था, पत्नी ने धमकी दिया सुनो मेरा खर्च नहीं दे रहे हो ना मैं कोर्ट चली जाऊंगी। तो उसने कहा अरे सुनो सुनो सुनो, कोर्ट की धमकी ना दो यार, भैया ले लो तुम अपना, हर महीने में तुम्हें खर्चा दूंगा। तो न्यायालय कहता है कि यह वचन, कौन कहता है, पटना हाई कोर्ट कहता है, पटना हाई कोर्ट कहता है कि यह वचन उचित प्रतिफल के लिए है, क्योंकि पत्नी द्वारा जो मुकदमा ना चलाना जाना था, ना चलाया गया, वह पति द्वारा दिए गए वचन के लिए प्रतिफल हो जाता है। तो प्रतिफल को आप समझ रहे हैं और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं प्रतिफल क्या है। प्रतिफल धन है, प्रतिफल सामान है, प्रतिफल भाव है, प्रतिफल व्यक्ति है, प्रतिफल किसी भी प्रकार से आपके केस में आ सकता है, और जो केस इनफोर्सेबल लॉ होता है उसमें हर जगह तो यहां प्रतिफल क्या आ रहा है, क्योंकि पत्नी द्वारा मुकदमा ना चलाना, उसने मुकदमा नहीं चलाया, यही उसका प्रतिफल है। किसके, जो पति और पत्नी के जो वचन का जो निर्माण हुआ, यानी क्या, पत्नी ने कहा कि मैं मुकदमा चलाऊंगी, पति ने कहा क्यों चलाओगी, मैं तुम्हें देता हूं ना हर महीने खर्चा, पत्नी ने मुकदमा नहीं चलाया। तो दोनों के बीच में एक वचन हुआ, उसने कहा मैं मुकदमा चलाऊंगी तुम्हारे खिलाफ, उसने कहा मैं खर्चे दे रहा हूं, क्यों चलाओगी, संविदा हो गई। जब संविदा, जब एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया यानी करार हो गया, प्रस्तावक ने अपना प्रस्ताव रखा, प्रपोजल ने अपना प्रपोजल रखा, एक्सेप्टेंस ने उसको स्वीकार किया। जब प्रपोजल धन एक्सेप्टेंस होता है तो क्या हो जाता है, वचन। और जब वचन का निर्माण हो जाता है और वह अगर लीगल इन्फोर्सेबल हो जाए तो उसमें एक वस्तु और जुड़ जाती है जिसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। तो जब यहां कोई पैसे की बात ही नहीं है तो आप ये समझेंगे अरे भाई ये कंसिडरेशन क्या हुआ। तो मुकदमा ना चलाना, मुकदमा ना चलाना, पति ने जो वचन दिया उस वचन के लिए मुकदमा ना चलाना ही प्रतिफल हो गया। अगर किसी ने नहीं समझा है तो मैं फिर से समझा सकता हूं। Forbearance to sue means that the plaintiff has a certain right of action against the defendant or any other person can a promise by the defendant. तो वादी प्रतिवादी, वादी हो प्रतिवादी हो, तो वादी प्रतिवादी के खिलाफ भी सूट दायर कर सकता है, अन्य के खिलाफ भी सूट दायर कर सकता है। हाँ, लेकिन परंतु इसमें एक लग गया कि प्रतिवादी के वचन के आधार पर ऐसा नहीं करता, परंतु प्रतिवादी के वचन के आधार पर ऐसा नहीं करता। तो ऐसे में पटना न्यायालय ने एक उच्च वाद में एक मामला सुना दिया कि एक पति पत्नी के बीच में ऐसा मामला हुआ। तो ये हुआ कि भाई अगर पत्नी जो है वो मान गई तो उसका मानना उस पति के वचन के लिए क्या हो गया, एक प्रतिफल हो गया। तो वाद ना लाने से प्रवृत्त रहना, आप समझिएगा, वाद ना लाने से प्रवृत्त रहना, यानी कि पति ने कहा कि मैं तुम्हारे बाद मुकदमा करूंगी, पति ने कहा अरे सुनो क्यों करोगी, जो तुम्हें पैसे चाहिए ना मैं देता हूं। तो पहली बात क्या हुई, मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगी। तो यहां वाद लाने से प्रवृत्त रहना, सहनशीलता को दर्शाता है कि पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगी। तो वाद लाना यानी वाद,
अगर वो मुकदमा कर देते तो क्या हो जाता, एक वाद हो जाता, एक केस हो जाता। तो वाद लाने से प्रवृत्त रहना, केस लाने से प्रवृत्त रहना, और उसमें फिर वो पलट जाए बाद से, वो कहे कि नहीं 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 कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसा देती हूँ, तुम जो है मुकदमा मत करो, और वो मान जाए, तो यह एक लीगल इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट के निर्माण की तरफ जा सकता है। गया नहीं है, जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने सेक्शन 25 के सब सेक्शन 1 को पढ़ा था, जिसमें यह कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होने के लिए नैसर्गिक प्रेम अगर है, यानी पति पत्नी का रिश्ता है, तो लिखित और मौखिक दोनों प्रकार से चलता है, लेकिन लिखित को ही जो है वो मान्य दिया जाता है। तो उसका वचन जो है वो प्रतिफल के लिए जो है वो वचन जो है वो प्रतिफल हो जाएगा। तो वाद लाने से प्रवृत्त रहने की कंडीशन में यह कहता है न्यायालय कि यदि पति पत्नी का कोई ऐसा रिश्ता आ जाए, एक उदाहरण के तौर पे उसने समझाया कि अगर वो ये कहे कि मुकदमा करूंगी तुम्हारे खिलाफ क्योंकि तुम मेरा पैसा नहीं दे रहे हो, और पति तुरंत डर के ये बोल दे कि हाँ मुकदमा मत करो, मैं सारा पैसा तुम्हें दूंगा, हर हफ्ते दूंगा, तो यह एक उचित प्रतिफल माना जाएगा उसका। बात मौखिक प्रतिफल ही होगा, लेकिन वह उचित प्रतिफल होगा। और प्रतिफल क्या होगा? क्योंकि पत्नी द्वारा मुकदमा नहीं चलाया गया, तो पति के वचन के लिए वही कंसिडरेशन हो गया। और इसमें कुछ बहुत मेजर चीज नहीं है, इंग्लिश हिंदी दोनों लोग जो है समझ गए होंगे। तो समझौता, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि गांव में झगड़ा हो रहा है तो समझौता कराया जाता है, दो पक्षों के बीच में जो है वो समझौता होता है। तो समझौता जो है किस तरीके से समझौता होता है? अच्छा चलिए, समझौता में अभी नहीं जाते हैं, थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जो लोग कह रहे थे कि नहीं समझ में आया, उनको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, इस पर जो है आप लोगों ने ये देखा कि ये क्या नाम है, पटना न्यायालय ने कहा था, लेकिन हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय ने क्या कहा था, केरल के उच्च न्यायालय ने कहा था। अरे केरल के उच्च न्यायालय ने इसी से समकक्ष एक वाद में तीन व्यक्ति थे जिन्होंने एक बैंक में कुछ पैसा जमा किया हुआ था। तीन व्यक्ति थे, इन्होंने कुछ बैंक में पैसा जमा किया हुआ था, और भुगतान देय होने के उपरांत भी पैसा वापस नहीं मांगा, क्योंकि बैंक ने उन्हें लिखित वचन दिया था कि 12 महीने के अंदर वो व्यक्तिगत रूप से उन्हें पैसा वापस देंगे, और ये बैंक ने यह भी कहा था कि 6 महीने ब्याज के साथ देंगे। तीन व्यक्ति थे, तीन व्यक्तियों ने बैंक में पैसा जमा किया। थोड़ा बैंकिंग रूल को भी समझिए, तीनों चीज समझिए, जैसे आप लोग थोड़ा सा सोशल भी समझिए, सामाजिक प्रक्रियाओं को समझिए, थोड़ा सा न्यायिक प्रक्रियाओं को समझिए, थोड़ा प्रशासनिक में समझिए, थोड़ा बैंकिंग रूल में समझिए, सारे में समझिए किस किस टाइप के मैटर्स आते हैं, ताकि कल को आप प्रैक्टिस करने बैठो कोर्ट में तो आपको हमारी तरह जो है संघर्ष का सामना ना करना पड़े। तो अब देखते हैं कि बैंकिंग में क्या होता है। तीन व्यक्ति थे, तीन व्यक्ति गए बैंक के पास कुछ पैसा जमा किए। बैंक के पास जब ये पैसा जमा किए तो बैंक ने कहा देखो ऐसा है, तुम्हारा पैसा 6 महीने के लिए ब्लॉक हो जाएगा, तुम निकाल नहीं पाओगे, लेकिन हाँ 6 महीने के बाद तुम्हें 6% ब्याज के साथ ये पैसा मिलेगा। तो क्या ये प्रतिफल है? यह वचन क्या प्रतिफल के साथ माना जाएगा? क्या यह माना जाएगा कि इसमें प्रतिफल है कहीं, कि तीन व्यक्तियों ने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक कहता है कि 6 महीने के अंदर तुम निकाल नहीं पाओगे, और 6 महीने बाद तुम निकालोगे तो तुम्हें 6% ब्याज के साथ पैसा मिलेगा। तो हां, इसमें पर्याप्त प्रतिफल है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि पर्याप्त प्रतिफल है? तो ध्यान दीजिए, 6% ब्याज देंगे, 6% कंसीडरेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में कभी वो बेनिफिट कराता है, कभी नुकसान भी कराता है, कभी फायदा कराता है, कभी नुकसान भी कराता है। यहां 6% की जो बात आ रही है कि 6% ब्याज भी उस पर मिलेगा। तो ये क्या है? उस कॉन्ट्रैक्ट के जो बैंक में और उस तीन व्यक्तियों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या है? एक कंसिडरेशन है, क्या? 6% का ब्याज की रकम। तो किसी लेनदार द्वारा मुकदमा ना चलाया, किसी देनदार द्वारा मुकदमा ना चलाना पर्याप्त प्रतिफल होता है। लेनदार का तात्पर्य क्या होता है? लेनदार मतलब जिसने लोन लिया हो, जिसने कर्ज लिया हो, लेने वाला व्यक्ति। अगर किसी लेने वाले व्यक्ति द्वारा मुकदमा ना चलाना पर्याप्त प्रतिफल होता है, तो चाहे मुकदमा ना चलाने का वचन किसी निश्चित अवधि के लिए ना हो, संदेहजनक अधिकार के बारे में समझौता भी पर्याप्त प्रतिफल माना जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि निश्चित हो, जैसे आप लोग पीछे कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते आए कि निश्चित निश्चित निश्चित।
अब आप ये देखिए कि न्यायालय कहता है कि नहीं, किसी लेनदार द्वारा मुकदमा ना चलाना पर्याप्त प्रतिफल होता है, चाहे मुकदमा ना चलाने का वचन मुकदमा ना, यानी कि कोई एक व्यक्ति कहे कि मैं मुकदमा नहीं चलाऊंगा, जैसे उसमें पत्नी ने कहा मैं मुकदमा नहीं करूंगी, तो चाहे मुकदमा ना चलाने का वचन यानी उस पत्नी किसी निश्चित अवधि के लिए ना हो, किसी निश्चित अवधि के लिए ना हो, यानी वो ये ना कहे कि मैं अगले 3 महीने तक मुकदमा नहीं चलाऊंगी, तो ना हो, संदेहजनक अधिकार के बारे में समझौता भी पर्याप्त प्रतिफल माना जाता है। कि अगर कोई संदेहजनक प्रतिफल, संदेहजनक कोई संविदा का निर्माण हो रहा है, संदेहजनक बात हो रही है, तो भी वह पर्याप्त प्रतिफल माना जाता है। कि बैंक अगर ये कह गए कि लगभग 6% के ब्याज के साथ आपको रुपया मिलेगा, तो यह निश्चित नहीं है कि 6% मिलेगा, कि 6.5% मिलेगा, कि 7% मिलेगा, कि 5.25% मिलेगा। यह संदेहजनक है, यह संदेहजनक है कि हाँ लगभग 6% के आसपास ब्याज आपको मिलेगा, तो यह भी एक प्रकार का जो है प्रतिफल का निर्माण इसमें जो है माना जाता है, समझौता पर्याप्त प्रतिफल माना जाता है। हाँ, लेकिन परंतु यह आवश्यक है, क्या आवश्यक है कि जो दावा है, जो दावा है वो प्रेम पूर्वक हो, सद्भाव पूर्वक हो, केवल दिखावटी या परेशान करने वाला या तंग करने वाला इस तरीके का नहीं होता चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जाली कागजों के आधार पर किया गया वाद, जाली कागज लगा करके उस पर जो है वाद लिख दिया जाए, तो वो भी किसी पर्याप्त प्रतिफल के लिए जो है वो नहीं बन सकता। फर्जी, अगर कोई ऐसा मैटर आ जाए, कोई ऐसा मैटर आ जाए बैंकिंग कार्य में, या आप कोई फर्जी कागज लगा करके वहां पे अपना आधार का कह दे कि नहीं नहीं ये तो संविदा हुई थी, तो अगर फर्जी पेपर आप कोई लगा देते हैं, तो वह भी पर्याप्त प्रतिफल जो है वो नहीं बन सकता है। अक्सर इसको बैंकिंग कार्यों में जो है वो देखा जाता है। तो 2-3 चीजें निकल करके आई, यदि कोई लेनदार यानी कर्जदार है, मुकदमा नहीं चलाता है, तो भी पर्याप्त प्रतिफल माना जाएगा। मुकदमा ना चलाना ही पर्याप्त प्रतिफल होगा, पैसा नहीं है यहां, मुकदमा ना चलाना ही पर्याप्त प्रतिफल होगा। चाहे मुकदमा ना चलाने का वचन किसी निश्चित अवधि के लिए दे या किसी निश्चित समय के लिए दिया गया हो, जब तक भुगतान देय ना हो, आप ऐसे समझिए कि जब तक जो पैसा देना है, जब तक कि वो देय ना हो, कोई वास्तविक प्रवृत्ति नहीं हो सकती। एक हुंडी के अंतर्गत जो कर्ज जो अभी तक दे नहीं था, उसके संबंध में कर्ज ने अपना मकान तथा जो ऋणी था, मतलब कर्जदार जो था, कर्जदार ने अपना मकान तथा दुकानें जो है वो गिरवी रख दी। निर्णित हुआ कि इस गिरवी के लिए कोई पर्याप्त प्रतिफल नहीं था। जो हम लोगों ने एक देखे हैं ना कि गिरवी प्रकरण चलता है, गिरवी रख देना, तो आगे और अच्छे से हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी ऐसे केवल समझते हैं, नॉर्मल समझते हैं, आगे चल के तो और इसको और अच्छे समझते हैं। वह कहता है कि ऋण जो अभी तक दे नहीं था, यानी कर्ज जो अभी तक जो है देनदार नहीं था, उसके संबंध में कर्जदार ने अपना मकान तथा दुकानें जो है वो गिरवी रख दी। तो गिरवी रखने से यह तात्पर्य नहीं हो जाता है कि वो पर्याप्त प्रतिफल हो गया, बल्कि वो पर्याप्त प्रतिफल नहीं माना जाता। आगे जब केस आप पढ़ेंगे तो और अच्छे समझेंगे। समझौता, कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज अ गुड इंप्रेटिव टू द मेरिट्स क्या होती है? तो लंबित वाद, लंबे दौर में, माने लंबित का मतलब आप समझ सकते हैं कि 3 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, 1 महीना बाद। तो लंबित वाद समझौते के लिए पर्याप्त प्रतिफल हो सकता है। अगर कोई लंबित वाद हो जाए, थोड़ा सा बाद में चल करके जो है हो कि चला 3 महीना बाद ये बात हो जाएगी, तो कंप्रोमाइज ऑफ ए पेंडिंग सूट इज ए गुड कंसिडरेशन फॉर द एग्रीमेंट ऑफ कंप्रोमाइज। तो क्या है? कंप्रोमाइज ऑफ ए पेंडिंग सूट इज ए गुड कंसिडरेशन। किसी पेंडिंग अमाउंट के लिए, किसी पेंडिंग केस के लिए कंप्रोमाइज क्या है? कंप्रोमाइज ऑफ ए पेंडिंग सूट इज ए गुड कंसिडरेशन, एक अच्छा जो है क्या है? कंसिडरेशन है, प्रतिफल है, फॉर द एग्रीमेंट ऑफ कंप्रोमाइज, यदि वह एग्रीमेंट जो है कंप्रोमाइज होता है। बट हियर आल्सो इट इज इसेंशियल दैट द डिस्ट्रीब्यूट शुड बी बाना फाइड। लेकिन यह आवश्यक हो जाता है कि वह कैसा होना चाहिए?
सद्भाव पूर्वक का होना चाहिए, सद्भाव पूर्वक होना चाहिए। All thought the Patna High Court said the held in the case of the compromise is binding even if the suit was based on a false claim. तो चलिए पटना हाईकोर्ट के भी बाद में बात करते हैं, अभी इसको देखते हैं। तो वाद में सद्भाव पूर्वक हो, प्रतिफल हो, परंतु वह वाद में सद्भाव पूर्वक हो। अभी नहीं, हम बाद में लेंगे, अभी नहीं, अभी रख दीजिए उधर, अभी हम नहीं लेंगे। तो यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता कि पक्षकार की बात ज्यादा सही है या किसी पक्षकार को अपने अधिकारों के बारे में कोई संदेह है, पुराने बंधक के स्थान पर नया बंधक रखने का करार चाहे पुराना एक पक्षकार द्वारा हो या नया पक्षकार द्वारा हो, तथा एक ऋणी के स्थान पर किसी अन्य ऋणी को स्वीकार करने के लिए करार को सही माना गया है, तो भावी मुकदमेबाजी को मिटाने का करार भी प्रतिफल रहित होता है। इसको थोड़ा सा पेचीदा हो रहा है, फिर से मैं समझाता हूं। अगर कोई लंबित समझौता है, कोई पुराना है समझौता जो नहीं हो पा रहा था, बात सुलझ नहीं पा रही थी, भाई क्या होता है समझौता, कब होता है आप ऐसे समझिए, समझौता कब होता है जब मामला बिगड़ जाता है, दो लोग आपस में झगड़ बैठते हैं, तब क्या होता है, तो ये होता है कि चलो समझौता करा लिया जाए। तो समझौता क्या है, वो बड़ा लंबित है, बड़ा पुराना है। समझौते के लिए पर्याप्त प्रतिफल हो सकता है, अगर वो पुराना है फिर भी अगर समझौता हो रहा है तो पर्याप्त प्रतिफल हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है कि जो मामला हो बिल्कुल सद्भाव पूर्वक का हो। बल्कि इस ओर नहीं ध्यान दिया जाता कि पक्षकार की बात ज्यादा सही है कि किसी पक्षकार को अपने अधिकारों के बारे में कुछ संदेह है, ये सब नहीं देखा जाता। पुराने बंधक के स्थान पर नया बंधक करने का करार चाहे पुराना एक पक्षकार द्वारा हो या नया पक्षकार द्वारा हो, तथा ऋणी एक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को ऋणी स्वीकार करने से करार को सही माना गया है। भाई पुराना मैटर हो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बंधक के रूप में रखी गई हो, लोग बंधक के रूप में रखते हैं, बंधक के रूप में रखी गई हो, चाहे पुराना एक पक्षकार द्वारा किया गया हो या नए पक्षकार द्वारा किया, चाहे पुराना पक्षकार हो चाहे नया पक्षकार हो, तथा किसी कर्ज के स्थान पर, किसी लोन के स्थान पर, किसी ऋणी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को ऋणी स्वीकार करने, यानी कि हमारा कर्ज है आप भरने के लिए तैयार हो जाइए, तो ऐसी परिस्थितियों में भी सही माना जाता है। कल या परसों में आप लोगों ने पढ़ा था कि रेंट वाले में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, एक व्यक्ति एक मकान में रहता था, वो मकान में रहता था, उसके बाद वो मकान छोड़ करके चला गया और ये बता करके गया कि जो नए लोग आ रहे हैं ये हमारा जो है हमारी जगह पे कर्ज भुगतान करेंगे, जो हमारा बकाया राशि है जो हमने रेंट पेड नहीं किया है उसको ये भुगतान करेंगे। तो संविदा का निर्माण हो रहा था और पर्याप्त प्रतिफल भी हो रहा था, अगर आप लोगों को याद हो तो 2 दिन पहले ही पढ़े थे। तो इसमें भी वही बात आ गई कि ऋणी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को ऋणी स्वीकार, किसी दूसरे का कर्ज मैं जाकर के स्वीकार कर लेता हूं कि मैं इसको भरूंगा, तो इस करार को भी सही माना गया है। तो जो मुकदमेबाजी को मिटाने का करार भी प्रतिफल रहित नहीं होता, प्रतिफल रहता है। किसी मुकदमे को निपटाने के लिए, एक मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, दो पक्षों के बीच में चल रहा है, उसको समझौता कराना है, अगर उसको समझौता कराना है तो क्या हो गया, वो भावी मुकदमाबाजी हो गई। भावी मतलब भविष्य में होने वाली मुकदमाबाजी को खत्म करना, यानी कि उसको मिटा देना, तो समझौता से ही तो मिटता है। तो ऐसे में भी प्रतिफल होता है, बल्कि उसे प्रतिफल रहित नहीं माना जा सकता। कंप्रोमाइज ऑफ ए पेंडिंग सूट ए गुड कंसिडरेशन फॉर द एग्रीमेंट ऑफ द कंप्रोमाइज। और अगर और थोड़ा सा इसको समझें तो उच्चतम न्यायालय के जो हमारा हाईकोर्ट था उसके सामने दो भाई अपने पिता की संपत्ति बंटवारे के बारे में लड़ रहे थे। दो लोग क्या थे, आपस में लड़ रहे थे, और संपत्ति किसकी थी, पिता की थी। तो पिता की संपत्ति के लिए पुत्र लड़ता है, तो एक पिता बेचारे और उनके दो बच्चे दोनों आपस में संपत्ति के लिए, उसकी जो प्रॉपर्टी उसके लिए लड़ रहे थे। उनकी माता ने दोनों भाइयों को झगड़ा बंद करने के लिए कहा, दोनों भाई झगड़ा बंद करने के लिए राजी हो गए। लेकिन मां ने क्या कहा, लेकिन
माँ ने कुछ ऐसा कहा होगा ना, तभी तो वो जो है बंद हो गए। उनसे यह करार किया कि उसका बड़ा भाई उसको कुछ पैसे देगा। माँ बीच में आई और दोनों में आपस में झगड़े में सुलह कराई, और उस सुलह में यह आया कि बड़ा भाई जो है वो कुछ पैसे जो है वो देगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक पिता है, उनके दो पुत्र हैं, दोनों लड़ाई कर रहे हैं पिता की संपत्ति के लिए। माँ बीच में आती है, कहती है बड़े वाले बेटे से कि ए बेटा ऐसा है, तुम थोड़ा सा पैसा छोटे वाले बेटे को मेरे दे दो। और ध्यान दीजिएगा, अभी तुरंत समझ जाएंगे आप लोग। और फिर वो लड़का जो बड़ा वाला वो पैसा नहीं देता है। अगर वह लड़का जो है वो पैसा नहीं दिया, उसने पैसा नहीं दिया, तो ऐसा ना करने पर माता जो उनकी है वो खुद पैसा देंगी। इस तरीके का उसने जो है वो करार किया। माँ ने कहा कि देखो बेटा, हम बड़े बेटे से कह रहे हैं ये तुम्हें कुछ पैसा देगा, बट ये अगर तुम्हें नहीं पैसा देता है तो मैं तुम्हें पैसा दूंगी। तो यह एग्रीमेंट लागू होगा। ध्यान दीजिए आप लोग, यह एग्रीमेंट शादी वाले केस में आपने क्या देखा था? एक बेटी अपने एक एक पिता अपने बेटी की शादी करने के लिए उस आंगन का सागौन का पेड़ बेच रहा था। तो बाद में वो केस हो गया था, और फिर उसने उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर, पति के ऊपर, पत्नी बेटी के पिता के ऊपर उसने केस लगाया कि जो पैसा मुझे देने के लिए दिए नहीं। तो उसने ठुकरा दिया था कि संविदा का निर्माण नहीं हो रहा है। लेकिन यहां देखिए क्या हो रहा है। ये कह रहा है कि पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए न्यायालय को बहुत सारे दृष्टिकोण से सोचना पड़ता है किसी को फैसले को सुनाने के लिए। तो वो कहता है कि यह करार लागू होगा, यह करार जो है वो लागू होगा। किसने कहा? हाईकोर्ट ने कहा। हाईकोर्ट ने कहा यह करार लागू होगा। एक बेटा है, सॉरी, एक पिता है, उसके दो बेटे हैं, दोनों बेटों में झगड़ा हो रहा है। माँ आके कहती है बड़े बेटे से, देखो बेटा झगड़ा मत करो, कुछ पैसे तुम छोटे वाले बेटे को दे दो। और छोटे वाले बेटे से कहती है अगर तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें पैसा नहीं दिया ना तो मैं दूंगी। सोचिए कितनी बातें यहाँ पे हो गई। धीरे धीरे ये गंभीर होता चला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। आप लोग फैमिली मैटर पे एकदम, जब फैमिली ला आप लोग पढ़ेंगे, अरे बाप रे बाप, इतना झगड़ा वगड़ा उसमें है कि पूछिए मत। मतलब ला है कि क्या है, मतलब इतना झगड़ा उसमें सुनने को मिलेगा कि अरे आप भी कहोगे यार कितना विवाद है, कैसे कैसे लड़के, कैसी कैसी माएँ होती हैं। यही ला है, यही है समस्याएं। इन्हीं समस्याओं से भविष्य में जाकर के आपको जूझना रहेगा। इसीलिए सब समस्या आपको सुनाई जा रही है। एक पिता के दो बच्चे, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। माँ आके कहती है कि सुनो, छोटे वाले बेटे को तुम पैसा दे दो कुछ। बड़ा बेटा कहता है हाँ ठीक है। छोटा वाला बेटा से फिर माँ कहती है देखो अगर ये नहीं दिए ना तो मैं तुम्हें दूंगी। तो कितनी बातें हो गई देखिए। क्या आप बता सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में हुआ? कहता है, न्यायालय कहता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट दो या दो से अधिक पक्षों के बीच में होता है। एग्रीमेंट दो या दो से अधिक पक्षों के बीच में होता है। आपको यहां बताने में थोड़ा टफ हो जाएगा कि किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि माँ ने अपने बेटे से, बड़े बेटे से कहा कि तुम छोटे बेटे को पैसा दोगे। तो एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि माँ और बड़े बेटे के कॉन्ट्रैक्ट में हुआ। फिर माँ जो है अपने छोटे बेटे से कहती है अगर ये तुम्हें नहीं दिए तो मैं दूंगी। छोटे बेटे के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट 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 कितने जुड़ते जा रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने इसको भी कंसीडर किया, कहा कि यह करार लागू होगा, यह एग्रीमेंट बिल्कुल लागू होगा, क्योंकि यह पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए किया गया था और यह एक पर्याप्त प्रतिफल था। ठीक है, यही बस आप लोगों को समझाना था कि ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये तो समझ में आ गया हम लोगों को कि भाई समझौते की कंडीशन क्या बनेगी और ये क्या बनेगा कि वाद से जो है प्रवृत्त रहना। तो केरल के उच्च न्यायालय ने क्या कहा, पति पत्नी के मुकदमा में चला तो उसमें क्या हुआ, समझौता किस तरीके से होता है। तो समझौता में बस आप लोगों को इतना समझना था, इतना ही समझना था कि देखिए समझौता किस तरीके से होता है। समझौता दो लोगों के बीच में कभी नहीं होता है, तीसरा व्यक्ति को शामिल होना पड़ता है। चाहे तो वह कोई प्रतिफल होके शामिल हो, चाहे अपनी जुबानी जंग से शामिल हो, लेकिन तीसरा व्यक्ति जब तक शामिल नहीं होता है तब तक कोई समझौता नहीं होता है। तो वहां के केस में क्या हुआ, तीसरी मां शामिल हुई थी जो ये कही कि अगर तुम्हें बड़ा बेटा पैसा नहीं देगा तो वो पैसा मैं दूंगी, लेकिन झगड़ा मत करो आप लोग। यानी उसने दो बेटों के बीच में समझौता कराया, किसरे? एक तीसरे पक्षकार ने, जो कि उसकी मां थी। तो फिर ये आता है कि विद्यमान कर्तव्यों का पालन, परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज।
तो परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज में आप क्या समझेंगे कि क्या किस तरीके से हो सकती है? तो ये हो सकता है कि परफॉर्मेंस ऑफ ए लीगल ऑब्लिगेशन, परफॉर्मेंस ऑफ ए लीगल ऑब्लिगेशन, जो विधिक बाध्यताओं का जो है वो पालन है। कैसे है? वो कहता है कि कंसिडरेशन इट इज जनरली सेड मस्ट बी समथिंग मोर देन व्हाट द प्रॉमिस इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। ए पर्सन मे बी बाउंड टू डू समथिंग बाय द लॉ और बाय कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ ए लीगल ड्यूटी इज नो कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। वो कहता है कि परफॉर्मेंस ऑफ ए लीगल ड्यूटी इज नो कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। क्यों? कि ए पर्सन में बी बाउंड टू डू समथिंग बाय द लॉ और बाय द कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ए लीगल ड्यूटीज आर नो कंसिडरेशन फॉर ए प्रॉमिस। कंसिडरेशन जो है वो प्रॉमिस के लिए नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा कार्य करना किसी वचन के लिए प्रतिफल हो सकता है? क्या विधिक कर्तव्य का पालन करना किसी वचन के लिए प्रतिफल नहीं हो सकता है? और इसको अच्छे समझते हैं कि कंसिडरेशन एक ऐसा कार्य होना चाहिए जो वचनग्राही यानी वचन ग्रहीता एक्सेप्टेंस ऑफरी द्वारा अपने दायित्वों को निभाने के लिए कर्तव्यों के अतिरिक्त कुछ और भी ना हो, कुछ और भी हो। तो प्रतिफल कैसा होना चाहिए? प्रतिफल ऐसा होना चाहिए भाई कि जो जो एक्सेप्टेंस करता है उसके द्वारा उसके जो कर्तव्य को निभाने की बात की गई है उसके अतिरिक्त कुछ भी हो, उसके अतिरिक्त कुछ भी हो। तो कोई व्यक्ति विधि द्वारा या संविदा द्वारा किसी कार्य को करने के लिए पहले से ही बाध्य हो सकता है। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या ऐसे कार्य को करना किसी वचन के लिए प्रतिफल हो सकता है? ला के शब्द हैं, इनको समझना बड़ा कठिन है, समझाना भी उतना ही कठिन है। जब तक केस स्टडी नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब कोई ऐसा है व्यक्ति जो मुझे समझा सकता है कि ये क्या लिखा है? मैं आप लोगों को एक बार के लिए अलाउ अटेंडेंस कर दे रहा हूं। एनीवन कुड यू हेल्प मी दैट? यहां क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? कि प्रतिफल ऐसा कार्य होना चाहिए जो वचनग्राही द्वारा अपने कर्तव्यों के निभाने के अतिरिक्त कुछ भी हो। बस इसी लाइन का मुझे जवाब दे दीजिए कि वचन को निभाने के अतिरिक्त कुछ भी हो। चलिए, नहीं समझ में आता है तो इंग्लिश में समझते हैं। Consideration it is generally said must be the something more than what is the promise is already bound to do. A person may be bound to do something by the law or by the contract. Performance of a legal duty is no consideration for a promise. The fact of the case where that the plaintiff has been served with a sum requiring him to give evidence before a court of law. केस के तहत समझते हैं तो समझ में आ जाएगा कि एक प्लांटिफ को एक न्यायालय में गवाही देने का जो है क्या मिला? सम्मन मिला। यहां लिखा है विथ सम्मन रिक्वेरिंग। देखिए यहां लिखा है ना, अरे यहां लिखा होगा, अच्छा हिंदी में नहीं लिखा है क्या? इंग्लिश में लिखा है, हाँ ठीक है। यहां देखिए द फैक्ट ऑफ द केस वेयर दैट द प्लांटिफ हैज बीन सर्व विथ सम्मन requiring him to give evidence before a court of law. तो वादी को एक न्यायालय में गवाही देने का एक सम्मन मिला था। एक वादी था, वादी कौन होता है आप समझ ही रहे हैं, प्रताड़ित। तो उसको क्या मिला था? एक सम्मन मिला था कि तुम्हें जो है उस वाद में पक्षकार था उसके वादी को एक प्रोनोट दिया। प्रोनोट क्या होता है? प्रोनोट कोई नहीं जानता होगा। प्रोनोट का मतलब होता है वचन पत्र। प्रोनोट का मतलब होता है वचन पत्र या प्रतिज्ञा पत्र। तो हुआ क्या कि एक व्यक्ति को एक न्यायालय में गवाही देने के लिए सम्मन भेजा गया था। तो जो दूसरा पक्ष था, प्रतिवादी, जो उस वाद में पक्षकार था,
किस में? जो वाद न्यायालय में जो हुआ था, जो मामला कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुआ था, उसमें दो व्यक्ति थे। एक वो व्यक्ति था, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पे तीन बातें आ रही, वादी, प्रतिवादी, एक और व्यक्ति भी आ रहा है इसमें। तो वादी कौन है? इसको मैं माफी चाहूंगा कि इसको लिख के समझाने वाली चीज है ये, लेकिन मेरे पास वो सुविधा नहीं है। बहुत जल्दी वो सुविधा आ जाएगी और बहुत अच्छे से आपको लोगों को ये जानकारी दी जाएगी। वादी को एक न्यायालय में गवाही देने का समय मिला। एक व्यक्ति को तो ये कहा गया कि तुम गवाही दोगे, तो वो तो वादी था, वो तो वादी था। तो प्रतिवादी कौन था? प्रतिवादी जो उस वाद में पक्षकार था। तो अगर वो वाद में पक्षकार था तो कोई एक दूसरा भी व्यक्ति रहा होगा, क्योंकि ये तो गवाही दे रहा था। तो वादी को एक प्रोनोट दिया उसने। कौन था? पक्षकार था, प्रतिवादी पक्षकार था। उसने वादी को एक जो है प्रतिज्ञा पत्र दिया कि वह गवाही देने उपस्थित हुआ तो उसे इतने पैसे दिए जाएंगे। उसने कहा कि यदि तुम गवाही देने आए ना, तो तुम्हें जो है मैं इतना रुपया दूंगा, कुछ भी रुपया दूंगा, 100 रुपया दूंगा, 1000 दूंगा, 1 लाख रुपया दूंगा। यह नोट प्रतिफल रहित था और इसलिए शून्य ठहराया गया। ध्यान दीजिएगा, दो लोगों का मुकदमा चल रहा था कोर्ट में। तो एक व्यक्ति को नोटिस भेजा गवर्नमेंट ने, सम्मन पत्र भेजा कि तुम आओ जरा सा, तुम्हें गवाही देना है। और वो गवाही देने के लिए जाते कि उससे पहले जो दूसरा पक्ष था वो आकर के कहता है कि अगर तुम गवाही देने चले गए ना, तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा। तो यानी उसने इसलिए दिया होगा कि उसका कुछ उसमें फायदा रहा होगा। तो इस तरीके का अगर मामला आ जाएगा तो वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगा। प्रतिफल होना तो बहुत दूर की बात है। और आप भी जानते हैं जब प्रतिफल नहीं होगा तो वो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बनना तो बहुत दूर की बात है। तो इसको क्या ठहराया गया? वाइड ठहराया गया। इफ द फैक्ट ऑफ द केस वेयर द प्लेंटिफ हैज बीन सर्व्ड with a summon requiring him to a given evidence before a court of law, the defendant यानी प्रतिवादी who was a party of the case, जो कि उस केस का क्या था? पार्टी था, gave him, उसको दिया, a promissory note, यानी promissory note यानी प्रोनोट यानी वचन पत्र, promising to pay a sum of money for his trouble। यदि वो उसको ट्रबल मींस मुसीबत, यदि वो उसको उसकी मुसीबत से निकालता है अपनी गवाही दे करके, तो वह उसे कुछ जो है वो पैसा देगा। द नोट वॉज हेल्ड टू बी अवॉइड फॉर वांट टू कंसिडरेशन। तो ऐसी कंडीशन में नोट जो था वो क्या था? वाइड था। वाइड क्या होता है? शून्य होता है, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो वो वाइड क्या हो गया? वाइड हो गया। फॉर वांट टू द कंसिडरेशन, प्रतिफल के लिए वह शून्य हो गया, यानी वो प्रतिफल शून्य हो गया। तो अब थोड़ा सा और इसको देखते हैं, आगे इस पीपीटी में नहीं है, लेकिन चलिए कुछ और देखते हैं अपने तरीके से। तो न्यायालय ने कहा कि वादी सम्मन के कारण पहले से ही गवाही देने के लिए बात था। न्यायालय कहा कि जो सम्मन दिया गया था ना, वो तो खुद ही एक प्रकार से जो है उसको सम्मन दे दिया गया था। तो उसका तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका था, क्योंकि सम्मन उसे मिल चुका था। अब सम्मन मिलने के बाद उसी केस का एक तीसरा कोई पक्षकार जाकर के उससे कुछ लालच देता है, तो कहां से जो है वो संविदा का निर्माण होगा? कहां से वो पर्याप्त प्रतिफल होगा? वो प्रतिफल होगा ही नहीं, वो वाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी संविदा तो किसी और के साथ हो चुकी थी। तो विधिक बाध्यताओं का पालन में जो लीगल ड्यूटीज होती हैं, उसमें परफॉर्मेंस जो लीगल ऑब्लिगेशन होता है, वो क्या होता है? वो भी मान्य होता है। किस कंडीशन में? इस कंडीशन में तो नहीं मान्य होगा, हाँ, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी बनती है जिसमें मान्य होगा। तो न्यायालय ने कहा कि वादी समन के कारण पहले से ही गवाही देने के लिए बाध्य था, इसलिए उसका गवाही देने का अधिकार तो जो है वो वचन पत्र जो है उसके लिए प्रतिफल हो ही नहीं सकता। तो फिर एक केस आता है कॉलिन वर्सेस गॉडफ्रॉय का। कॉलिन वर्सेस गॉडफ्रॉय में इसी प्रकार का एक अंग्रेजी वाद है, यानी कि हम करते हैं। तो क्या कहता है? द फैक्ट ऑफ द केस वेयर दैट द प्लेंटिफ had been served with someone requiring him to give evidence before a court of law, the defendant who
was a party to be in case gave him to promissory note promissory to pay the sum money for the his trouble. The note was held to be a wide of the want of consideration because that न्यायालय ने क्या कहा कि संविदा तो पहले ही निर्माण हो चुका, कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ही निर्माण हो चुका था जब हमने संबंध दिया था, तो बाद में जाकर के अगर आप कोई बातचीत कर लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण थोड़ी होगा, यहां कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण जो है वो होगा ही नहीं। अच्छा, एक और मामला हुआ था कॉलिंस वर्सेस गोडफ्रॉय का, कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, पीपीटी देखते हैं, लिखा है नहीं लिखा है, चलिए कोई बात नहीं है, चलिए हम पढ़ाते हैं, ऐसे ही पढ़ लीजिए। तो कोलिन वर्सेस गोडफ्रॉय में इसको अंग्रेजी वाद है, ये एक विदेशी मामला है। इस प्रकार की कोई पुलिस अधिकारी को किसी अपराध में जांच पड़ताल करने के लिए पैसा देने का वचन प्रतिफल रहित होता है। वो कहता है कि किसी पुलिस अधिकारी को किसी प्रकार की जांच करने में अगर आप कुछ उसे पैसा देते हैं तो वो प्रतिफल रहित होता है। एक बात बताइए, कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों होगा? ध्यान दीजिएगा, प्रतिफल एक ऐसा कार्य होना चाहिए, प्रतिफल एक ऐसा कार्य होना चाहिए जो वचनग्राही द्वारा यानी एक्सेप्टेंस द्वारा अपने कर्तव्यों पे, उनकी जो ड्यूटीज हैं को निभाने के अतिरिक्त कुछ भी हो। यही शब्द आप लोग नहीं समझ पा रहे थे ना, यही शब्द पहचान। क्या कहता है कि प्रतिफल ऐसा कार्य होना चाहिए, कैसा कार्य होना चाहिए जो वचन ग्रहीता यानी कि आपके द्वारा आपके जो कर्तव्य हैं पढ़ने के, उसको निभाने के अतिरिक्त कुछ भी हो। आपका काम है पढ़ना, पढ़ने के अलावा कुछ भी हो तो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ हो सकता है, लेकिन पढ़ने के लिए आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना है। मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है पढ़ना है। मैं पुलिस वाला हूं, आपने चोरी की, आपका केस मैं देख रहा हूं, तो आप मुझे पैसा दें कि सर ये सर 500 रुपया रख लो सर, मेरे घर से चोरी हुई है सर, जल्दी से चोर को पकड़ लो। तो कहता है कि वचन ग्रहीता द्वारा अपने कर्तव्यों को निभाने के अतिरिक्त, तो उसके कर्तव्य क्या है? अरे भाई, प्रशासन का अधिकारी है तो उसका कर्तव्य है वो काम करना, आप उसके लिए पैसा क्यों देंगे? और पैसा देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण नहीं होगा, आपका पैसा ऐसे ही चला जाएगा। तो जो वचन होता है वो क्या होता है? तो कहता है कि इसी प्रकार किसी पुलिस अधिकारी को किसी अपराध में जांच पड़ताल करने के लिए पैसा देने का वचन जो होता है वो विदाउट कंसिडरेशन होता है, वो कंसिडरेशन नहीं होता है क्योंकि वह पहले से ही ऐसा करने के लिए जो है फोर्सेबल है, बिकॉज दैट कि वह अपने कर्तव्यों से होकर उनसे अधिक कार्य करना प्रतिफल का उद्देश्य बन सकता है। हाँ, उसका पहले से ही यह कर्तव्य है कि अगर केस हुआ तो उसका खोजबीन करना उसका काम है, लेकिन हाँ, उस खोजबीन करने के अलावा कुछ और अगर अलग तरीके से जो उसके कर्तव्य नहीं है, जो उसकी जिम्मेदारियां नहीं है, जो उसके प्रिंसिपल नहीं है, अगर उनसे अलग आप कोई तरीके से उनसे जो है काम करवाते हैं तो कहता है कि परंतु अपने कर्तव्यों से बाहर होकर उनसे अधिक कोई कार्य करना प्रतिफल का उद्देश्य बन सकता है। हाँ, जो पुलिस वाले का काम है, अगर उस काम के अलावा कोई दूसरा काम करवाएं तो आप उसमें जो है प्रतिफल बन सकता है, लेकिन उस कार्य में प्रतिफल नहीं बन सकता क्योंकि वो तो उसका काम है। तो एक और केस देखते हैं, इंग्लैंड वर्सेस डेविडसन। इंग्लैंड वर्सेस डेविडसन में लॉर्ड डेनमन ने कहा, लॉर्ड डेनमन कौन थे? ये जज थे। लॉर्ड डेनमन ने कहा कि उनके विचार में जो ऐसी सेवाएं हो सकती हैं जो कोई सिपाही अर्पित करने से बाध्य नहीं है और वे संविदा का आधार बन सकती हैं। वो कहते हैं कि देखिए, ऐसी कोई सेवा हो जो कि पुलिस वाले की जिम्मेदारी नहीं बनती है, जो उसके ड्यूटी में नहीं शामिल है, तो उसके अलावा अगर कोई बात है तो इसमें जो है वो संविदा का निर्माण हो सकता है पुलिस वाले के साथ। इस सिद्धांत को लागू करते हुए एक पुलिस अधिकारी को एक अपराधी को सजा दिलवाने के लिए वह इनाम प्राप्त करने दिया गया, तो उस अपराधी को सजा दिलवाने के लिए घोषित किया गया था। इन सब स्थितियों में न्यायालय की होशियारी यह अवश्य देख लेनी चाहिए कि सेवाएं सरकारी कार्यक्रम के अतिरिक्त हो और न केवल इनाम पाने का दिखावा ना हो। एक अमेरिकी न्यायमूर्ति ने इस स्थिति में अंतर्निहित खतरे को इस प्रकार समझाया कि अगर किसी सिपाही को अपना सरकारी कार्य
बहुत ज्यादा परिश्रम करने के लिए विधि के बल द्वारा प्रतिकर प्राप्त करने दिया जाए तो दूसरे अधिकारी को ऐसा करना चाहेंगे और शीघ्र ही शेरिफ, विधायक और न्यायाधीश अपनी अपनी कड़ी मेहनत बाजार में अर्पित कर देंगे ताकि जो मूल्य दे सकें वह लें। तो यह तो बहुत ही विभत्स और घृणित जो है दृष्टि होगी। अब अमेरिका के मामले भी कुछ हम देखेंगे। तो इंग्लैंड वर्सेस डेविडसन केस में लॉर्ड नेहरू ने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऐसे विचार, ऐसी सेवाएं जो एक सिपाही की जिम्मेदारी नहीं है, जो उसकी ड्यूटी में शामिल नहीं है, उसके लिए तो प्रतिफल जो है हो बन सकता है, संविदा का निर्माण हो सकता है। तो इस सिद्धांत को लागू करते हुए पुलिस अपराधी को सजा दिलवाने के लिए इनाम दिया गया। होता है ना कि ऐसा इनाम निकलता है कि सरकार कहती है कि जो इस अपराधी को पकड़ के लेके आएगा उस पुलिस वाले को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। तो अब इन स्थितियों में न्यायालय की क्या जिम्मेदारी होती है? देखिए, अगर किसी ध्यान दीजिएगा, अगर किसी अपराधी को पकड़ना है और आप कह दें कि अगर इस अधिकारी को पकड़ के ले आओगे तो मैं 1 लाख रुपया दूंगा, तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि वो उसका कार्य है, अपराधी को पकड़ के लेके आना। लेकिन हाँ, न्यायालय को यह ध्यान देना चाहिए कि अगर यह कार्य, कौन सा कार्य? 1 लाख रुपया देने का जो कार्य है, ये सरकार ने घोषणा की है, गवर्नमेंट ने अगर घोषणा की है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सरकार के अपने लोग हैं और अपने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 1 लाख रुपए का जो है वो वादा किया है, तो संविदा का वहां निर्माण हो जाएगा, लेकिन हमारे और आपके साथ में नहीं होगा। तो न्यायालय को बड़ी ही होशियारी के साथ इस तरीके का जो है वो फैसला देना चाहिए कि सेवाएं सरकारी कार्यक्रम के अतिरिक्त हों, सरकारी कार्यक्रम के अतिरिक्त हों, ठीक है, और केवल इनाम पाना दिखावा ना हो। एक अमेरिकी न्यायमूर्ति ने इस स्थिति में खतरे को कुछ इस तरीके से समझाया था कि अगर सिपाही किसी अपनी सरकारी कार्य बहुत ज्यादा परिश्रम करने के लिए विधि के बल द्वारा प्रतिकर प्राप्त करने का दिया जाए तो दूसरे अधिकारी भी ऐसा करना चाहेंगे। वो एक अलग एक जज थे, उन्होंने कहा देखिए ये सब बातें जो हैं अच्छी चीज हैं कि किसी सिपाही को किसी सरकारी कार्य को करने के लिए, गवर्नमेंट कार्य को करने के लिए अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रोत्साहन दिया जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अधिकारी और मन के साथ मन के मुताबिक काम करेंगे और शीघ्र ही शेरिफ, विधायक और न्यायाधीश अपनी अपनी कड़ी मेहनत बाजार में अर्पित कर देंगे। उन्होंने कहा तो अगर इस तरीके से कोई सरकार नियम चलाए तो सर जो विधायक हैं, जो शेरिफ हैं, जो न्यायाधीश हैं, वो कड़ी मेहनत करेंगे अपने क्षेत्र में ताकि जो ज्यादा से ज्यादा मूल्य वो ले सकें। यह तो बहुत ही विविध घृणित दृष्टि होगी। लेकिन वो कहते हैं कि ये तो बड़ा ही गलत दृष्टिकोण होगा भाई। तो अमेरिका के कुछ मामले इस केस में आ जाते हैं कि देखिए, यहाँ पे समझने वाले समझ गए होंगे, जो नहीं समझे वो एक बार बोले भाई, मैं फिर से समझाने के लिए तैयार हूं। आप लोग समझ रहे हैं हम किस तरीके की बातें कर रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो बताइए, मैं फिर से समझाऊंगा। यहाँ ये बात हो रही है कि एक लॉर्ड डेनमन नाम के एक जो है वो जज थे। उन्होंने कहा कि ये पुलिस वाले के साथ कोई संविदा आप करते हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी के साथ आप संविदा करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण उसके जो ड्यूटी है उससे आप करेंगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले की ड्यूटी है अपराधी को पकड़ना, आपकी सुरक्षा करना। अब आप उससे ये कहिए कि तुम फला अपराधी को अगर पकड़ के आओ लाओगे तो तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगी तुम्हें, तो आपके साथ संविदा का निर्माण उसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है। हाँ, इसके अलावा अगर कोई वो कार्य करता है आपका पर्सनल, तो आप उसके लिए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक और न्यायाधीश आए, उन्होंने कहा देखिए इसमें न्यायालय की भी जिम्मेदारी है। न्यायालय को यह ध्यान देना चाहिए कि पुलिस वाला अगर इस तरीके से कोई काम कर रहा है, कहीं तो सरकारी संगठन में रह करके अगर काम कर रहा है तब तो भाई अच्छी चीज है। तो एक लोग कहते हैं कि देखिए, एक जज आए तो वो कहते हैं कि देखिए अच्छी बात है, सरकार जो है उनको कार्य करने के लिए कुछ पैसा दे, प्रोत्साहन मनी दे, तो वो तो और अच्छा कार्य करेंगे। फिर वो कहते हैं विधायक को भी कुछ अगर इनाम दे तो विधायक भी अच्छा करेंगे।
फिर वो कहे कि न्यायाधीशों को भी दिया जाए तो न्यायाधीश भी कड़ी मेहनत से काम करेंगे। तो वो ऐसा क्यों करेंगे? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव कमा सकें, ज्यादा से ज्यादा अपना फायदा कर सकें। और वो कहते हैं कि अगर वो न्यायालय के न्यायाधीश ले लेते हैं पैसा, विधायक ले लेते हैं पैसा, तो ये बहुत ही विभत्स और बहुत ही घृणित दृष्टि होगी। अगर पुलिस वाले के अलावा नेता होता को इसमें शामिल कर दिया जाए, नेता मंत्री विधायक इन लोगों को शामिल कर दिया जाए, तो ये बड़ा ही घृणित होगा। ऐसे संदर्भ में इन एन अमेरिकन केस a fireman was allowed to receive a reward offered by the husband to anyone who was rescue his wife from the a burning building, जलती हुई बिल्डिंग से। तो उदाहरण के तौर पे एक हम देखते हैं कि इन एन अमेरिकन केस, अमेरिका की हम जो है वो स्थिति को थोड़ा सा वो हम देखते हैं कि क्या हुआ। एक आग बुझाने वाले सिपाही को वह इनाम पाने दिया गया जो एक व्यक्ति ने किसी ऐसे व्यक्ति को देने का वचन दिया जो जलती हुई इमारत से उसकी पत्नी को बचा लाए, चाहे जीवित या चाहे मृत। क्योंकि अपने शरीर को ऐसे जोखिम में डालकर वह स्त्री के शव को उठाकर लाया जितना जोखिम विधि के अनुसार अपने कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक नहीं था। ए फायरमैन was allowed to receive a reward offered, किसके द्वारा? by a husband to anyone who would rescue, जो रेस्क्यू करेगा his wife, उसकी पत्नी का from a burning building, जलती हुई बिल्डिंग से, dead or alive, जिंदा या मुर्दा, because क्योंकि great peril to his life and death he accomplished the rescue for her dead body, and because the court found that a fireman of a city he was not legally bound to risk his life in that rescue. इतना जोखिम जो था वो लीगली बाउंड, विधि के द्वारा जो है वो मान्य नहीं था। जोखिम में डालकर वो क्या करता है? उसकी पत्नी के शव को उठा करके लाता है। तो एक आग बुझाने वाला सिपाही कुछ इनाम पाने के लिए, इंसेंटिव कमाने के लिए वह जलती हुई इमारत में कूद जाता है एक पति के कहने से। पति कहता है कि यार मेरी बिल्डिंग में आग लग गई है, मेरी पत्नी जल रही है, पुलिस वाले साहब मेरी पत्नी को बचा लीजिए। और वह क्या करता है? छलांग लगा देता है उस आग में। और जीवित अथवा कहता है कि जीवित अथवा मृत व्यक्ति को लाना था, तो वो क्या करता है कि मृत शव को उठाकर लाया। तो जितना जोखिम विधि के अनुसार अपने कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक नहीं था। He was not legally bound to risk his life in that rescue. वो बात नहीं। तो इंग्लैंड का एक और केस हुआ, ग्लासब्रूक ब्रॉस लिमिटेड वर्सेस ग्लॉमगैन कंट्री। ग्लैम ऑर्गन कंट्री है यार, स्पेलिंग अलग अलग लिखे हैं, तो हमारी ही गलती है बच्चों, माफी चाहेंगे यार। ग्लैन ग्रॉम कंट्री है, हम ही गलत लिखे। इसमें उदाहरण है क्या है कि हड़ताल के अवसर पर एक खान के मैनेजर ने पुलिस की सुरक्षा मांगी। एक क्या हुआ, एक कंपनी थी उसमें ग्लासब्रूक नामक कंपनी थी, उसमें हड़ताल हो गई। हड़ताल होने पर उसके मैनेजर ने एक पुलिस से सुरक्षा मांगी और कहा कि पर्याप्त सुरक्षा पुलिस के अस्थायी रूप से वहां रखने पर ही मिल पाएगी। और उसने कहा कि देखिए भाई, हमारे यहाँ तो जब तक 2-4 पुलिस वाले आप हमारे यहाँ नहीं छोड़ोगे तब तक हमारे यहाँ पूर्ण रूप से जो हमें जो है सुरक्षा नहीं मिलेगी। तो पुलिस अधिकारी के विचार में पुलिस के समय समय पर गश्त लगाने से भी पर्याप्त सुरक्षा हो जाती, और इसलिए उसने यह कहा कि खान के खर्चे पर ही अस्थायी पुलिस दल दिया जाएगा। कितनी कितनी मजेदार बात है। देखिए, एक हड़ताल एक कंपनी में हो गई, तो एक मैनेजर ने कहा
कि पुलिस वाले से सुरक्षा की मांग की और उन्होंने कहा कि जब तक कि मेरे यहाँ पुलिस वाले रहेंगे नहीं तब तक मेरी सुरक्षा पूर्ण नहीं मानी जा सकती। तो पुलिस अधिकारी के विचार में पुलिस के समय समय पर गश्त लगाने से ही पर्याप्त सुरक्षा हो जाती है। अगर पुलिस के दृष्टिकोण से देखें तो पुलिस कहती है कि समय समय पर अगर हम आपके यहाँ गश्त लगाते हैं तो इससे सुरक्षा हो जाती है। तो इसलिए उसने यह कहा कि खान के खर्चे पर ही अस्थायी पुलिस बल दिया जा सकेगा। तो उसने कहा कि जो खान है, वो खान यानी जो फैक्ट्री है, उसके खर्चे पर ही जो है वो वहां पे पुलिस वालों को जो है वो रखा जा सकता है। तो लोगों की सहमति में, लोगों के बहुमत में यह निर्णय निकाला गया कि ऐसा खर्चा देने का वचन प्रतिफल रहित नहीं था। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा था मैं। अभी मैंने ये समझाया चाहा था कि पुलिस की तो रक्षा करना उसका कर्तव्य है, पुलिस का काम है रक्षा करना, और उसके अलावा यदि आप कोई उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मान्य होगा, लेकिन जो उसका काम ही है उस काम के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहां देखा अमेरिकन केस में थोड़ा सा एक भिन्नता आ रही है। इन द ग्लास प्रो फ्रॉस लिमिटेड वर्सेस ग्लैम ऑर्गन कंट्री में काउंसिल इज एन अदर एनुलेशन ऑफ द सर्विस, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ये हो रहा है। यहां पे भी ये बात हो सकती थी कि भाई पुलिस का काम है फैक्ट्री की सुरक्षा करना, लेकिन नहीं, यहां पे नहीं बात हो रही है। यहां पे इसको प्रतिफल रहित नहीं कहा जा सकता, ये कहा जा सकता है इसमें कंसिडरेशन है। मैनेजर ने कहा कि आप आइए हमारे यहाँ जो है हमारी सुरक्षा रक्षा कीजिए। पुलिस वाले ने कहा भाई देखिए वहां पे अगर हम रहेंगे तो आपके खान का ही जो है, आपके फैक्ट्री का ही खाना पीना हम लोग खाएंगे। तो न्यायालय ऐसे तथ्यों पर जो है वो कहता है कि हाँ यहाँ कंसिडरेशन हो रहा है। कैसे? न्यायालय ने यह बहुमत निर्णित हुआ कि खर्चा देने का वचन प्रतिफल रहित नहीं, प्रतिफल के साथ था। तो न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि चाहे पुलिस अधिकारी व्यक्तियों तथा संपत्ति को बिना किसी भुगतान के पर्याप्त सुरक्षा के लिए बाध्य होते हैं, परंतु यदि किसी के कहने पर यह विशेष प्रकार की सुरक्षा जो उनके कर्तव्यों के बाहर देते हैं तो उनके लिए भुगतान की मांग कर। न्यायालय ने कहा कि देखिए पुलिस तो सबकी सुरक्षा करती है, लेकिन हाँ कोई व्यक्ति विशेष तरीके से अपने लिए एक स्पेशल सुरक्षा मांगता है तो उसके लिए उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस वाले की पूरा भुगतान जो है वो करे। न्यायालय ने कहा इस तरीके से। इसी सिद्धांत पर एक और आधार एक गैरकानूनी बच्चे की मां जिसे बच्चे के पिता ने अलग कर दिया। एक ऐसी मां थी जो गैर कानूनी थी, उसकी मां नहीं थी, ठीक, और बच्चे को उसके पिता ने जो है वो अलग कर दिया था। तो उसे बच्चे के पिता का बच्चे की देखभाल के लिए 1 पाउंड प्रति सप्ताह देने का वचन प्रवर्तित करने दिया गया। चाहे अंग्रेजी विधि के अनुसार प्रत्येक ऐसी मां यह विधिक कर्तव्य है कि एक अन्यवाद में, आज इसको देखते हैं। चलिए, एक सिद्धांत के आधार पर एक गैर कानूनी बच्चे की मां, गैर कानूनी बच्चे की मां से क्या तात्पर्य निकलता है यार? बच्चे की मां है लेकिन गैर कानूनी है, यानी कि न्यायालय की तरफ से वो मान्य नहीं है कि ये इसकी मां है, लेकिन वो मां है, तो यानी कोई एक्स मां है, वो उसकी सगी मां नहीं है। तो लड़का जो है किसी दूसरे पिता का है, बच्चे को उसने छोड़ दिया है, लेकिन उस जो पाल रही है महिला, उसके और उस पिता के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि उस बच्चे की देखभाल करने के लिए वो 1 पाउंड जो है पर वीक जो है वो भेजते रहेंगे। तो न्यायालय ने इसको विधिमान्य संविदा माना और इसको प्रवर्तित करने दिया गया। और आप भी जानते हैं कि जब प्रवर्तित करने दिया जाता है तो वो एग्रीमेंट जो है वो लीगल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वहां संविदा का निर्माण हो जाता है कि एक मां इसलिए बच्चे को पाल रही है क्योंकि उसका पिता उस बच्चे को पालने के लिए प्रति वक्त 1 पाउंड पैसा दे रहा है, तो ये विधिमान्य संविदा। कहाँ इन अमेरिका की बात हो रही है भाई, हमारे यहाँ तो ऐसा है ही नहीं है। हमारे यहाँ तो माँ मतलब माँ होती है यार, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। बेटा मतलब माँ के लिए एकदम कलेजे का टुकड़ा होता है, और वहां एक पिता अपने बच्चे को दे दिया दूसरी, तो कंडीशन हो सकती है, देखिए उसकी हो सकता है कि बच्चा हुआ हो
और उसके बाद जो है उसको उसकी माँ कुछ चल बसी हो या कुछ और कांड हो गया हो तो दूसरी माँ को बच्चे का पालन पोषण करने के लिए दे दिया। तो ऐसे में अमेरिका के न्यायालय ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल संविदा का निर्माण होगा। एक और इसी तरीके से माँ आती है तो अंग्रेजी विधि के अनुसार ऐसी माँ का यह विधिक कर्तव्य है अंग्रेजी न्यायालय में। तो अंग्रेजी न्यायालय में ये उसका विधिक कर्तव्य हो जाता है, किसका? माँ का। एक अन्य वाद में एक विवाहिता स्त्री, एक विवाहित महिला जो अपने पति को छोड़ गई थी, जो अपने पति को छोड़ गई थी। अब यार पत्नी अपने पति को छोड़ के क्यों चले, ये इतिहास आज तक हमको नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है। तो उसे उसके पति ने वचन दिया कि वह हर हफ्ते कुछ रुपया जो है वो देता रहेगा यदि वह अपने आप को स्वयं संभाले और पवित्र जीवन व्यतीत करे। यह वचन विधिक माना गया। एक पति पत्नी थे, दोनों में कुछ मैटर हुआ तो पति ने कहा कि देखो पत्नी श्री ऐसा है कि यदि तुम हमसे अलग होकर के रहो, दूर होकर के रहो, लेकिन एक उसने शर्त दे दी, क्या? कि आप स्वयं को संभालें और पवित्र जीवन व्यतीत करें। पवित्र जीवन का तात्पर्य यह है कि आप अलग भले ही रहें लेकिन जो मान मर्यादा है उसके अंतर्गत आप रहें, तो मैं आपको हर हफ्ते आपके जीवन यापन के लिए रुपया भेजता रहूंगा। तो अमेरिका में ये सब होता भाई, हमारे यहाँ तो ये सब तो होता नहीं है। तो अमेरिका ने इसको ठहराया सही है। उसने कहा हाँ यहाँ प्रतिफल जो है वो मान्य हो रहा है, यहाँ विधिक जो है मान्य हो जा रहा है। और इसमें जो है डेनिंग एलजे ने कहा, क्या कहा बताते हैं। तो इस तरीके के मामले में देखिए ऐसा हो गया है। तो अमेरिका में हुआ तो अमेरिका ने कहा कि भाई देखिए ऐसा हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर दोनों लोग प्रेम पूर्वक अलग जाकर के वो रह रही हैं, इसको खर्चा उठाने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो विधिमान्य कॉन्ट्रैक्ट है, लीगली इनफोर्सेबल है। डेनी एलजे ने कहा क्या क्या कहा कि हमारे विचार में किसी विद्यमान कर्तव्य के पालन करने का वचन पर्याप्त प्रतिफल माना जाना चाहिए, तब तक इसमें लोकहित के विरुद्ध कोई बात ना हो। वो कहते हैं कि ऐसी कोई स्थिति, ऐसा कोई कर्तव्य, ऐसी कोई कर्तव्य की परायणता, ऐसा कोई विद्यमान कर्तव्य पालन का वचन, पालन करने का वचन पर्याप्त प्रतिफल माना जाएगा। पर्याप्त प्रतिफल, लेकिन कब? जब वह जनता के लिए, समाज के लिए, लोकहित के लिए कोई विरुद्ध बात ना करता हो, यानी उससे कि समाज को किसी प्रकार का कोई गलत संदेश या किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं जाता हो। वो क्या है कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, ए प्री एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द प्रोमिसर, संविदात्मक बाध्यताओं का पालन करना। तो उसमें एक हेडिंग आती है का, कि वचनदाता के साथ विद्यमान वचन। विद्यमान वचन मतलब होता है विधि द्वारा मान्य वचन। तो वचनदाता कौन हो गया? प्रॉमिस कौन करता है? मैं करता हूं, मैं ही प्रॉमिसर, प्रॉमिस करने वाला व्यक्ति। मैं हूं ऑफर, मैं हूं प्रस्तावक, मैं हूं वचनकर्ता, मैं हूं प्रतिज्ञा करता। हिंदी अंग्रेजी उर्दू सब लोग समझें इस बात को, मैं हूं मैं। तो वचनदाता के साथ यानी मेरे साथ विधिमान्य वचन, मेरे साथ विधिमान्य वचन। तो क्या हो गया? ए मतलब का हो गया, यहां इंग्लिश वाले समझे ए। तो ए प्री एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट विथ अ प्रोमिसर। अब यार इसमें तो कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं कि सेकेंडरी कम्प्लेस विद द लीगल ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय द कॉन्ट्रैक्ट विद द प्रोमिसर कैन बी नो कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। बट इसको अगर सप्लाई हम करते हैं तो क्या नाम है, सप्लाइड बाय द फैक्ट ऑफ द रामचंद्रा चिन्नारमन वर्सेस कालू राजू, इस केस में इसका जो है वो डिक्लेरेशन आएगा। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं। तो वचनदाता के लिए यानी कि एक प्रॉमिसर के लिए, एक प्रॉमिस कर्ता के लिए, एक ऑफर देने वाले व्यक्ति के लिए
वचनदाता के साथ की गई संविदा के अंतर्गत जो विधिक दायित्व उत्पन्न होता है, जो विधिक जिम्मेदारियां उत्पन्न होती हैं, जो लीगल ड्यूटीज उत्पन्न होती हैं, उसका पालन उसी वचनदाता के साथ की गई नई संविदा का प्रतिफल नहीं बन सकता। अब ये कैसी बात आ गई, ये थोड़ा सा मतलब समझने की वाली बात है। वो कहता है कि प्रपोजल कर्ता के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उसके अंदर कोई लीगल ड्यूटी उत्पन्न होती है तो उसका पालन जो है, उसका सेवा, उसकी पालन उसका उसी प्रपोजल कर्ता के साथ की गई नए कॉन्ट्रैक्ट के कंसिडरेशन नहीं बन सकता। तो कैसे? द प्लेंटिफ एक्सेप्टेंस ए, कौन सा केस है ये देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, रामचंद्रा चिंता रमन वर्सेस कालू राम के केस में ये जो है वो मिलता है। द प्लेंटिफ एक्सेप्टेड ए वकालतनामा फ्रॉम द डिफेंडेंट टू एक्ट फॉर हिम ए सर्टेन सूट ऑन ए रिसीविंग हिज यूजुअल फी। क्या कहता है कि एक प्लेंटिफ, एक वचनदाता ने एक्सेप्टेड ए वकालतनामा, एक वकालतनामा को स्वीकार किया। तो प्लेंटिफ कौन हो गया? वादी। एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट किया। ए एक वकालतनामा फ्रॉम द डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी से। तो वादी ने एक वकालतनामा स्वीकार किया, किसके लिए? सर्टेन सूट ऑफ द रिसीविंग हिज यूजुअल फीस, एक निश्चित फीस लेकर वाद को संभालने की जिम्मेदारी ली। तो वाद में मुवक्किल ने कुछ और रुपया देने का वचन दिया। तो यदि वकील उसे जितवा दे, यानी वकील उसे जो है विजयी करा दे, तो प्रतिवादी जीत गया, परंतु उसने जो इनाम देने का वचन दिया था वह नहीं पूरा किया, इसलिए वकील ने एक मुकदमा चलाया। अब देखिए हुआ क्या। द प्लेंटिफ एक्सेप्टेड द वकालतनामा फ्रॉम द डिपेंडेंट एक्ट हिम टू बी सर्टेन सूट ऑन द रिसीविंग हिज यूजुअल फीस। वादी ने एक वकालतनामा को स्वीकार किया और एक निश्चित फीस लेकर वाद को संभालने की पूरी जिम्मेदारी ली। बस आप लोग 3-4 सेकंड बस रुक जाइएगा, एक कुछ इमरजेंसी है, एक दरवाजा खोलना है मुझे, बस 3-4 सेकंड बस। तो द प्लेंटिफ एक्सेप्टेड ए वकालतनामा फ्रॉम द डिफेंडेंट टू एक्ट हिम ए सर्टेन सूट रिसीविंग द यूजुअल फीस। एक निश्चित फीस लेकर के एक वकील ने एक वकालतनामा को जो है, वादी ने वकालतनामा, वादी कौन होता है? वादी ने वकालतनामा स्वीकार किया, यानी एक ऐसा व्यक्ति था जो न्यायालय में जो है वो केस लड़ने गया और उसने एक वकालतनामा, जो वकील ने वकालतनामा लिख करके दिया, तो वकालतनामा को उसने स्वीकार कर लिया एक निश्चित फीस दे करके। बट हुआ क्या कि वाद में जो उसका मुवक्किल था उसने कुछ रुपया देने का वचन दे दिया। उसने कहा एग्री टू पे हिम द सर्टेन सम एज ए स्पेशल रिवार्ड, कुछ अलग तरीके से जो है पैसा देने का वचन दे दिया। इफ द सूट वाज डिसाइडेड इन हिज फेवर, यदि वह उसके फेवर में केस आ जाता है तो उसने कुछ अलग तरीके से उसको रुपया देने के लिए कहा। तो द सूट वाज डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ द डिफेंडेंट, प्रतिवादी के पक्ष में वो सूट फाइल हो गया, जीत गया। who however did not pay amount, the plaintiff therefore they brought the present suit against him, rejected the action। तो क्या हो गया? एक व्यक्ति था, वो न्यायालय में गया, तो वकील साहब ने कहा कि ये मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ूंगा, चलो वकालतनामा पे साइन कर दो। वकील साहब ने मुकदमा पे साइन कर दिया, तो फीस लेकर के साइन कर दिया उसने, रिसीविंग हिज यूजुअल फीस, एक निश्चित मूल्य लेकर के जो है वो
कर दिया। फिर वाद में जो मुवक्किल था उसने कुछ और रुपया देने का वचन दिया, या वादी कहता है कि मैं कुछ और रुपया तुम्हें दे दूंगा वकील साहब यदि तुम मुझे जितवा दो तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, बस यहां आपको इतना समझना है कि वादी के और उसके बीच में संविदा का निर्माण तभी हो गया जब उसने वकालतनामा का जो है वो स्वीकार कर लिया। वकालतनामा आप जाते हैं कोर्ट में फाइल करने, तो जब कोर्ट में नियम होता है कि जो वकील होता है वो एक वकालतनामा से आपसे स्वीकार करता है। जब आप वकालतनामा स्वीकार कर लेते हैं तो ये हो जाता है कि आप उसका जो है वो केस, उसका डिसीजन सर्वमान्य होगा और वो केस आपका लड़ेगा। तो अब इसमें होता क्या है कि जब वकालतनामा साइन वाइन हो गई तो उसके बाद वो कहता है कि यदि वकील साहब यदि आप मुझे जितवा दो यार ना, तो मैं आपको 5,000 रुपया अलग से दूंगा। और फिर वो मुकदमा जीत भी जाता है, लेकिन वो पैसा नहीं देता है। तो न्यायालय जो वकील साहब हैं वो खुद ही मुकदमा करने चले जाते हैं कि हमको कहा था पैसा देने के लिए, सर इसने पैसा नहीं दिया। तो Westerop CJ said the plaintiff having accepted a wakalatnama was already bound to render his best service as a plender। वो कहते हैं कि प्लेंटिफ ने, वादी ने पहले ही एक्सेप्टेड है वकालतनामा को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था। वाज ऑलरेडी बाउंड, तो पहले ही बाउंड हो गया टू रेंडर हिज बेस्ट सर्विस एज ए प्लेंडर। वो तो पहले ही उसके साथ संविदा हो गई जब वो वकालतनामा स्वीकार कर लिया। किस लिए? टू रेंडर हिज बेस्ट सर्विस एज ए प्लेंडर। तो अच्छे से अच्छी सेवा करने के लिए वो जो है वो बाध्य हो गया। इसलिए इनाम के लिए, वचन के लिए कोई प्रतिफल नहीं था। इनाम के लिए, वचन के लिए कोई प्रतिफल नहीं था। इनाम के, वचन के लिए उसने कोई प्रतिफल नहीं दिया था। तो दो चीजें यहां पे निकल करके आई कि पहली बात तो इनाम, जो इनाम है, न्यायालय ने कहा कि भाई साहब वो जो इनाम है तो इनाम के लिए कोई प्रतिफल नहीं था। क्यों? क्योंकि संविदा का निर्माण पहले ही हो चुका था। इसी तरीके से एक और केस आया था, लिखा होगा शायद इसमें, देखें पता नहीं, हाँ लिखा तो है। द बेटर नो एवल्यूशन इन द ओल्ड इंग्लिश केस ऑफ, क्या नाम है, स्टिल्क वर्सेस मायरिक। हाँ, इलस्ट्रेशन इन द ओल्ड इंग्लिश केस। अच्छा ठीक है, पुराना कोई इंग्लिश का केस हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि सिल्क वर्सेस मायरिक नाम के दो नाविकों के बीच यात्रा में हड़ताल कर दी गई। क्या हुआ कि दो नाविक थे, नाव चलाने वाले, उन्होंने ही यात्रा के बीच में ही हड़ताल कर दिया। यात्रा आ रहे थे पैसेंजर, उसी के बीच में ही उन्होंने हड़ताल कर दिया। अब नाव तो बीच समुद्र में रुक गई। तो जो कप्तान था नाव का, उसने जो उसके और भिन्न कर्मचारी थे, अलग कर्मचारी थे, अन्य कर्मचारी को वचन दिया कि वो दो का पैसा भी बाकी कर्मचारियों में बांट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो दो लोग हैं जो इनका सैलरी बनता है, वो सैलरी जो है वो बाकी कर्मचारियों में बांट दी जाएगी। उन कर्मचारियों में जो जहाज को गंतव्य स्थान पर, यानी कि उस स्थान पर पहुंचाने में मदद करेंगे जहां वो जहाज ले जानी है। तो वह वचन प्रतिफल रहित होने के कारण शून्य ठहराया गया। अब कोई बता सकता है क्यों? मैं बताता हूं। जो नाविक थे दो, उनकी जिम्मेदारी थी कि नाव को वही चलाएंगे, और जब उन्होंने नौकरी को अपने ज्वाइन किया होगा उसी समय इस संविदा का निर्माण हो गया था, और उसके बाद उन्होंने बीच रास्ते में हड़ताल कर दिया। तो जब हड़ताल हो गई तो आप उसमें किसी और का मदद नहीं ले सकते हैं कि जिसके साथ आपका संविदा हुई है उसी के साथ आपको समझ। अक्सर देखे होंगे आपका कि कंपनियां हड़ताल कर देती हैं, कर्मचारी हड़ताल कर देते हैं, तो कंपनियां दूसरे का सहयोग नहीं ले पाती हैं किसी और का। क्यों? क्योंकि ये लीगल है, ये लॉ है कि वो किसी और का सहयोग नहीं ले सकती हैं। इससे आप समझ सकते हैं, स्टिल्क वर्सेस मायरिक से आप समझ सकते हैं कि दो नाव चलाने वाले जब नाव चला के लेके आ रहे थे, बीच नदी में या बीच मझधार में या बीच समुद्र में ही वो हड़ताल कर देते हैं कि अब हम नहीं लेके जाएंगे आगे।
तो कप्तान कहता है कि जो लोग इस नदी को पहुंचाने में, किनारे ले जाने में मदद करेंगे, उनको इन दोनों की सैलरी बांट दी जाएगी। तो न्यायालय ने कहा कि यह प्रतिफल वचन रहित होगा, यह वचन रहित प्रतिफल होगा, इसमें प्रतिफल होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां दायित्वों की बात आ जाती है, प्रिंसिपल की बात आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आ जाती है कि वो जो दो नाविक थे, उन्हीं का यह कार्य था कि नदी को किनारे पर पहुंचाना है। इसलिए यहां संविदात्मक कर्तव्य होता है, क्योंकि नाविकों का क्या था? संविदा के अंतर्गत आने वाला क्या था? संविदात्मक कर्तव्य था, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन था, उनकी जिम्मेदारी थी कि उन्हें नदी के किनारे तक जहाज पहुंचानी है। इसलिए उस जहाज को पहुंचाने में किसी दूसरे का मदद नहीं लिया जा सकता और उनकी सैलरी किसी और को बांटी नहीं जा सकती। तो खतरे की दशा में वे जहाज को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में सहयोग देंगे और कुछ नाविकों के हड़ताल के कारण ऐसे ही खतरा उत्पन्न हुआ था। अगर कोई व्यक्ति, कोई नाविक ऐसी स्थिति पहुंच गई कि जहाज जो है वो खतरे की पोजीशन पर है और फिर भी वो उसको चला नहीं रहे, हड़ताल करके रखे हैं, तो न्यायालय कहता है कि खतरे की दशा में वे जहाज को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में सहयोग देंगे। कौन? नाविक भी देंगे और उसके जो और लोग उसमें बैठे हैं वो भी देंगे। और कुछ नाविकों की हड़ताल के कारण ऐसा ही खतरा उत्पन्न हुआ था। तो एक अन्य वाद में लड़ाई के जोखिम के कारण नाविकों ने पूरी यात्रा पूरी करने से इनकार कर दिया। दो नाविक थे, उन्हें डर लगा कि आगे लड़ाई भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने जो यात्रा करनी थी उसको करने से इनकार कर दिया। परंतु जो कप्तान था वो अधिक वेतन के वचन पर काम करते रहे। परंतु कप्तान द्वारा अधिक वेतन के काम पर वो काम करते रहे। वो क्या हुआ कि नाविकों को ले जाना था नाव। अब उन्होंने लगा कि आगे जोखिम है, खतरा है, उन्होंने कहा हम नाव नहीं ले जाएंगे। फिर क्या हुआ कि कप्तान ने कहा अरे यार कुछ ज्यादा पैसे ले लो यार, चलो क्या दिक्कत है। तो उन्होंने पैसा कुछ ज्यादा लेकर के जो है वो जाने लगे। तो यह वचन प्रतिफल रहित नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि लड़ाई का जोखिम संविदा के क्षेत्र में नहीं आता है। न्यायालय कहता है कि जो लड़ाई होनी थी वो तो भविष्य की बात थी, हुई तो ना थी, ये संविदा के अंतर्गत नहीं आती है। जो सिद्धांत इन वादों से प्रतीत होता है कि यदि यह कैसा हालत पैदा हो जाए जिसमें एक पक्षकार को संविदा पालन करने का अधिकार मिल जाता है, तो दूसरा पक्षकार का यह अधिकार वचन जाता है कि संविदा भंग करने तथा उसे भुगतान के प्रतिफल रहित नहीं होगा। तो वो कहता है कि प्रतिफल रहित नहीं माना जाएगा, ये बिल्कुल संविदा है। पीछे वाले में क्या हुआ कि दोनों ने कहा, खड़े हो गए लेकर के, वो कहे कि किसी और की मदद नहीं ले सकते हो। मदद तभी ले सकते हो जब नाव डूबने की पोजीशन हो, क्योंकि वो उन नाविकों की जिम्मेदारी है, उन्हें ही पहुंचाना है। यहाँ पे उसने थोड़ा सा पैसा बढ़ा करके दे दिया। नाव वाले कहे कि आगे जोखिम हम नहीं लेके जाएंगे, उसने थोड़ा सा पैसा दे दिया, अरे ले जाओ, चलो ना यार, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हूं साथ में। तो न्यायालय ने कहा कि इसमें प्रतिफल है, इसमें कंसिडरेशन है, यह न्यायालय में वाद चलाया जा सकता है, क्योंकि जो लड़ाई होनी थी, झगड़ा होना था, वो हमारे संविदा के अधीन नहीं आता, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बीच में नहीं आ रहा है। एक बंदरगाह में जहाजों की भीड़ के कारण एक जहाज माल ना उतार सका। एक एक जो है बंदरगाह था, मतलब जहां वो जहाज आ जाती है माल वाल लेकर के, तो बंदरगाहों में जहाजों की भीड़ के कारण, एक क्या हुई, भीड़ के कारण, कहां चले गए, जबान बैठ गई है, मतलब बोलते बोलते थक गए। तो क्या हुआ कि एक बंदरगाह पे बड़ी भीड़ थी, तो सब जहाजों का माल उतर गया, लेकिन एक जहाज का माल नहीं उतर सका और आगे बढ़ गया ताकि लौट कर माल उतारा जाए। थोड़ा और आगे बढ़ गया, उसने सोचा चलो लौट करके माल उतारा जाए। इसी बीच जहाज के मालिक ने माल के स्वामी से यह बात तय की कि माल प्राप्त करने के लिए उसे अधिक किराया देना होगा। यह बात हो जाने के बाद उसने माल प्राप्त कर लिया, लेकिन अधिक भाड़ा देने से इनकार कर दिया। आप लोग जरा सा बताइए, थोड़ा सा डिस्कस देखिए। अमेरिका से एक जहाज आई भारत में माल उतारने के लिए, आपका माल लेकर के। अब क्या हुआ कि जो बंदरगाह था वहां बहुत सारे जहाजें खड़ी थी, उसको जगह नहीं मिली उतारने के लिए। तो वो सोची चलो साउथ कोरिया से रिटर्न आते समय उतारते हुए चला जाऊंगा।
जहाज वाले कप्तान ने सोचा। तो लेकिन जब वो लौटने लगा तो उसने मालिक से फोन किया, कहा देखो यार आपके वो, जो बंदरगाह है ना वहां बड़ी भीड़ थी, जगह वगह नहीं थी, इसलिए हम उतार नहीं पाए हैं। अब हम इधर से आएंगे तो हमें कुछ और पैसा चाहिए, तब हम उतारेंगे। तो आप बताइए क्या यहाँ पे प्रतिफल हो रहा है? कोई नहीं बोले। हो रहा। नहीं हो रहा है। सर क्वेश्चन को थोड़ा पीपीटी को सर दिखाइए इस क्वेश्चन को। अरे यार हद है, क्या पीपीटी दिखा दो यार, 8-8 महीना हो गया है पढ़ते, पीपीटी भी दिखा दो, 4-4 चैप्टर खत्म हो गया, पीपीटी दिखा दो। अरे सीधी सी बात है यार, मैं अपनी जहाज चलाता हूँ, मैं अपनी जहाज लेकर के अमेरिका से चला कि चलो भारत में आशीष है, मैं उनका सामान दे देता हूँ। मैं आया गांधीनगर बंदरगाह, वहां बड़ी भीड़ लगी हुई थी, मुझे जगह नहीं मिली जहाज अपनी खाली करने की, तो मैं चला गया इंग्लैंड। मैंने कहा चलो इंग्लैंड को माल देते समय इसी रास्ते से लौटूंगा तो भारत को माल दे दूंगा। और जब आपके यहाँ भीड़ थी तो मैं इंग्लैंड गया, फिर मैंने फोन करके कहा कि सर ऐसा है कि आपके यहाँ बड़ी भीड़ है, कुछ और पैसा दो तो मैं माल उतारूंगा। तो कुछ और पैसा देना क्या यहाँ प्रतिफल में आएगा? यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर, प्रतिफल का निर्माण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर उसमें पैसा कहाँ सर, वो तो संविदा तो हुई थी सर, उसमें प्रतिफल पैसा के लिए थोड़ा हुई थी सर। अरे आशीष, जब अरे क्यों संविदा का निर्माण होगा यार? दोबारा से क्यों निर्माण होगा? जब पहले वो अमेरिका से चला था माल भारत में उतारने के लिए, उसी समय तो संविदा का निर्माण हो गया था ना कि तुम वहां से चल रहे हो तो भारत में यहाँ माल उतारोगे। अब सिर्फ जहाज में जहाजों की भीड़ लगी हुई है, तो वहां संविदा का निर्माण कैसे होगा दोबारा से? जब एक बार संविदा ऑलरेडी हो चुकी है तो दोबारा तो न्यायालय ने कहा कि जहाज का मालिक पहले ही संविदा से बाध्य था, पहले ही संविदा से बाध्य था कि जितना भाड़ा उसमें बताया गया था उससे ज्यादा वसूलने का करार बिना प्रतिफल के था, इसलिए ये शून्य करार हो गया, ये वाइड हो गया। क्योंकि करार तो पहले, भाड़ा तो पहले ही तय हो चुका होगा ना, तब तो वो अमेरिका से चला भारत माल लाने के लिए। अब भारत में आने के बाद भीड़ लगी है तो कह रहा है हमें और पैसा चाहिए। ये कोई बात थोड़ी हुई। क्या शर्त में ये लिखा गया था कि हमारे यहाँ तुम माल लेकर के आओगे, जब भीड़ ज्यादा रहेगी तो हम तुम्हें पैसा जो है ज्यादा देंगे? ऐसा कहीं जिक्र था? क्यों नहीं आप लोग समझते हैं यार? एक बात, लीगल भाषा को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग? कॉन्ट्रैक्ट अगला तीसरा चैप्टर आ गया, लीगल लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है आप लोगों को? हद है यार।